Hello everyone, welcome to Agriculture Vision ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने 11th क्लास के 9th लेसन पौधशाला या नर्सरी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने पढ़ा था कि खेत का या नर्सरी के लिए जो स्थान का चुनाव है उसको करते समय किन किन बातों का अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 बातें अपने पढ़ ली थी कि खेत है या वो स्थान है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, दूसरा उसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा पढ़ा था अपने सिंचाई। चलिए अब अपने चौथे से शुरुआत करते हैं। उचित जल निकास उसमें होना चाहिए, यानी कि वर्षा की स्थिति में, अधिक वर्षा की स्थिति में जब जमीन में पानी अधिक भर जाता है तो उस समय जल निकास, पानी को खेत से बाहर निकालना अपने लिए आवश्यक होता है। तो उसके लिए उचित व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। चलिए इसको लिखते हैं, फिर अगले पॉइंट पढ़ते जाएंगे। पौधशाला या नर्सरी। देखिए, तो अपने क्या पढ़ रहे थे कि स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव, ये टॉपिक अपने पढ़ रहे थे, नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव। तो 3 टॉपिक अपने पढ़ लिए थे। चौथा टॉपिक की अपने बात करते हैं। तो चौथा टॉपिक अपना है जल निकास की व्यवस्था। जल निकास की व्यवस्था। जल निकास की व्यवस्था, देखिए ज़्यादा यदि पानी भरा जाएगा तो उससे नर्सरी के पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे डंपिंग ऑफ, तनाव है, जड़ गलन रोग हो जाता है, और उचित वायु संचार नहीं होता है, इसलिए पौधा श्वास तैयार नहीं कर सकते। अस्वस्थ जब पौधा होगा तो उसका विकास और उत्पादन भी कम होगा। तो लिखते हैं अधिक पानी भरने से पौधशाला में लगे कोमल पौधों में आर्द्र गलन, डंपिंग ऑफ रोग हो जाता है, तथा विभिन्न प्रकार के कीटों का आक्रमण भी बढ़ता है। अधिक नमी के कारण मृदा में वायु संचार अच्छा नहीं होता है, जिससे वायु संचार अच्छा नहीं होगा, जिससे पौधा
स्वस्थ नहीं होता है वह इससे कम उत्पादन प्राप्त होता है। अब यदि उस पौधे से उत्पादन अपने को कम प्राप्त होगा तो अपने से सेल कैसे होगी? अपने से कोई पौधा नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो अपने पौधे बेच रहे हैं उनसे तो उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है, तो अपने पर विश्वास कोई नहीं करेगा। इसलिए अपने को स्थायी उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए पौधशाला के स्थान पर उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित जल निकास की व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं यातायात की सुविधा। 5th नंबर, यातायात की सुविधा। देखिए, यातायात की सुविधा क्या होती है? वहाँ पर सड़कें होनी चाहिए जहाँ साधन आराम से, गाड़ी बसें आराम से जा सके। यदि अपने को जाना पड़े, बहुत दूर हो गया, अपने को जाना पड़े, वहाँ पे सुचारू रूप से जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अपने भी जाने में दिक्कत आएगी। दूसरा, वहाँ से कोई जब खरीदेगा तब उसको देखेगा, तो ऑन रोड होएगा। एक तो ऑन रोड के ऊपर ही होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब वहाँ पे कोई यातायात की सुविधा नहीं होगी तो किसी को ज़्यादा संख्या में पौधे खरीदने पड़ेंगे, या चाहे एक की पौधा खरीदना पड़े, तो वो वहाँ क्यों जाएगा स्पेशल? तो वहाँ पर आवागमन का साधन अच्छा सुचारू रूप से होना चाहिए, या रेल और बस मार्ग होने चाहिए, जिससे रेल मार्ग होगा और बस वाला स्टॉपेज होगा, या बस के लिए सड़क की व्यवस्था अच्छी होगी, तो क्या होंगे, आते जाते यात्रीगण भी क्या है अपने पौधे खरीदें, जिससे बिक्री अपने पौधों की बढ़ाई जा सकती है। चलिए लिखते हैं नर्सरी में आने जाने के लिए आवागमन सुविधा अच्छी होनी चाहिए। नर्सरी में आने जाने के लिए आवागमन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। जो अपने नर्सरी में पौधे बेचते हैं, एक तो होता है कि सेल्फ के लिए, खुद के लिए अपने पौधे लगाते हैं कि अगले साल अपने या अगले सीजन में अपने ये पौधे लगाने हैं और इसको ट्रांसप्लांट करके ये अपने सब्जी या फूल अपने को लगाने। एक होता है व्यावसायिक स्तर पर, जो व्यावसायिक स्तर पर यानी कि पौधे तैयार करके सिर्फ पौधे बेचे जाते हैं, उनके लिए कि रेल या सड़क या होना चाहिए, रेल मार्ग या सड़क के लिए सड़क यातायात होना चाहिए। व्यावसायिक नर्सरी के नज़दीक रेल मार्ग या सड़क यातायात होने से तैयार किए गए पौधों की बिक्री बढ़ाई जा सकती है। बिक्री बढ़ाई जा सकती है।
ये तो था अपने कि यातायात की सुविधा अच्छी होगी तो पौधों की बिक्री अपने बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं कार्बनिक खाद की सुविधा होनी चाहिए। 6 नंबर, कार्बनिक खाद की सुविधा। देखिए, कार्बनिक खाद की सुविधा से क्या मतलब है कि जब अपने पौधे को लगाते हैं तो उसको जर्मिनेशन के लिए व उचित वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? अपने कार्बनिक व जीवांश खाद से मिलेंगे। तो अपने को वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ मिल जाने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अपने को वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए, सस्ते दामों में उपलब्ध होने चाहिए। पौधे की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उचित मात्रा में वृद्धि के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा, यानी कि सारी जितनी चाहिए उतनी मात्रा, संतुलित मात्रा कार्बनिक खादों से प्राप्त होती है। आपने पढ़ा था एग्रोनॉमी में कि जैसे ही अपने को पोषक मान लो कि चाहिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपने यूरिया से प्रोवाइड करा सकते हैं। फास्फोरस चाहिए डीएपी से प्राप्त करा सकते हैं। पोटेशियम चाहिए तो एमओपी से, म्यूरेट ऑफ पोटाश से प्राप्त करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम सारे ही पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित होंगे। इसलिए क्या होती है, कार्बनिक खाद उनसे प्राप्त होते हैं। इसलिए कार्बनिक खाद की मात्रा अपने पास कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अतः पौधशाला के स्थान पर कार्बनिक खाद आसानी से व कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। अब अपने को कम कीमत पर भी उपलब्ध होनी चाहिए और आसानी से भी उपलब्ध होनी चाहिए। सातवां पढ़ते हैं दैनिक व स्थानीय वहाँ के लोकल मजदूरों की व्यवस्था, मजदूरों की सुविधा। अब देखिए, पौधशाला में निराई गुड़ाई, पौध लगाने, पानी देने, झरनों से पानी देने, आगे पढ़ेंगे पानी कैसे देते हैं, तो झरनों से पानी देने आदि कार्य के लिए अपने को मजदूरों की डेली, कई बार ज़्यादा कई बार कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इन मजदूरों की आवश्यकता जब अपने को पड़ेगी तो ये मजदूर आसानी से व कम दाम पर उपलब्ध होने वाले होने चाहिए। नर्सरी में विभिन्न कार्यों के लिए दैनिक दिन में
मजदूरों की आवश्यकता होती है। दैनिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। पौधशाला के स्थान पर स्थानीय, वहाँ के लोकल मजदूर, स्थानीय मजदूर आसानी से कम दाम पर व अधिक संख्या में होने चाहिए। ठीक है, कि यानी कि मजदूर सस्ते होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए, और जितनी संख्या में अपने को चाहिए, कई बार 5 चाहिए, कई बार 10 चाहिए, कई बार 15 चाहिए, जितनी बड़ी नर्सरी है उसके अकॉर्डिंग अपने को मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो उतने मजदूर अपने को उपलब्ध हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगले पार्ट में अपने कि क्या चीज़ अपने को और पौधशाला के चुनाव करते समय किस चीज़ों का और अपने को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी, अब आगे देखते हैं कि कुछ और बातें हैं जिनका अपने को ध्यान में रखना चाहिए पौधशाला का चुनाव, स्थान का चुनाव करते समय। जैसे कि वहाँ पर अपने को आवारा पशुओं का आना जाना ना हो। यदि बहुत ज़्यादा पशुओं का आना जाना या कम में संख्या में चाहे आना जाना है, तो वो क्या करेंगे, अपनी पौध को नष्ट कर देंगे। उसके लिए बाड़ या अपने को चारदीवारी करनी पड़ेगी। या तो अपने कंटीले तारों से और झाड़ियाँ लगाकर तारबंदी कर देंगे, या अपने उसके चारदीवारी कर देंगे। इसके बाद अपने पढ़ते हैं कि नर्सरी के स्थान के आसपास में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो विषैली गैसें या धुआं निकलता है उससे पौधे के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पौधा बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाएगा तो बीमार आदमी कहाँ तक अपना साथ दे पाएगा, कोई पता नहीं। तो उससे क्या होगा, काम नहीं होगा, इसका मतलब उत्पादन अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, फैक्ट्रियों से दूर अपने स्थान का चुनाव करना है। ठीक है, या फैक्ट्री बंद करवा देंगे अपने नर्सरी की जगह मॉल लेके, नहीं, फैक्ट्री चल रही है तो वो चलेगी। तो अपने क्या करना चाहिए, उससे दूर ही अपने को स्थान का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि अपने बड़ी बिल्डिंग कोई है या कोई पहाड़ी है, उसकी पश्चिम दिशा की ओर, बड़ी बिल्डिंग या पहाड़ी, ध्यान दे लेना, बड़ी बिल्डिंग या पहाड़ी की पश्चिम दिशा की ओर अपने को खेत का चुनाव या नर्सरी का चुनाव, नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि पश्चिम दिशा में होगा तो सूरज उगते ही जो पौधे को रोशनी मिलती है तो वो नहीं मिलेगी, उसकी छाया आ जाएगी। तो इसलिए अपने को पश्चिम दिशा की ओर नहीं चूज करनी है। इसके बाद में यदि अपने बात करें कि और क्या बात का ध्यान रखेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे कि कुछ पौधे छायादार होते हैं। नर्सरी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छायादार होते हैं, छाया शेड लविंग प्लांट होते हैं, जो छाया को पसंद करते हैं। उनमें को लगाने के लिए छाया की आवश्यकता होती है। तो अपने पास ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि उनको छाया में लगाया जा सकता है। अब सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो हाइब्रिड संकर पौधे तैयार करने के लिए, हाइब्रिड पौधे तैयार करने के लिए अपने को माली विशेष, एक प्रशिक्षित विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसको अपने लोकल भाषा में माली कहते हैं। तो उसकी आवश्यकता होती है, वो वहाँ पे होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, वो आसानी से अपने को मिल जाना चाहिए। देखते हैं अन्य बातें। 8वां, अन्य बातें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पशुओं से पौधशाला के
पौधों को बचाने के लिए पौधशाला के स्थान के चारों ओर बाड़ लिख लेते हैं, कंटीले तारों की बाड़, झाड़ियों की बाड़ अथवा चार दीवारी करनी चाहिए। ठीक है, तो पौधशाला के पौधों को आवारा पशुओं से, पौधशाला के पौधों को बचाने के लिए, यहाँ पे लिखा नहीं, पौधों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए पौधशाला के स्थान के चारों ओर कंटीले तारों की अपने तारबंदी करनी चाहिए, बाड़ बनानी चाहिए, या झाड़ियों की या चार दीवारी करनी चाहिए, जिससे क्या होंगे, आवारा पशु इसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। पौधशाला को किसी बड़ी फैक्ट्री के पास नहीं लगाना चाहिए, इससे निकलने वाला धुआं नवजात पौधों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है, जिससे उत्पादन कम होता है और पौधे में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने कौन सी बात को ध्यान रखेंगे, नर्सरी को किसी पहाड़ी या ऊंचे भवन या इमारत के पश्चिम दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए, उसको पश्चिम दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए। यदि अपने पश्चिम दिशा की ओर लगाएंगे तो क्या होगा, चाहिए, क्योंकि यह प्रातःकालीन धूप को रोकती है, जिसका सीधा प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ता है, यानी कि पौधे की वृद्धि उचित नहीं होगी। अगला पॉइंट अपने देखते हैं कि किस बात का अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पौधशाला में सजावटी पौधों
व अन्य पौधों का प्रवर्धन विभिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है। उसके लिए यानी कि बहुत सारी विधियों के द्वारा इनका प्रवर्धन किया जाता है। इसके लिए प्रशिक्षित बागवान या माली की आवश्यकता होती है। यानी कि उसके लिए अपने को एक प्रशिक्षित बागवान या माली की आवश्यकता होगी जो ये कार्य कर सकता है, तो वह भी वहाँ पे होना चाहिए। इसका निवास स्थान पौधशाला के निकट ही होना चाहिए, जिससे वह आसानी से देख रेख कर सके। ठीक है, जिससे कि वह आसानी से देख रेख कर सकते हैं। सजावटी पौधों की नर्सरी के लिए कुछ छायादार स्थान भी पौधशाला में होना चाहिए। यानी कि जो सजावटी पौधे हैं उनकी नर्सरी कहाँ लगाई जाती है? छाया में लगाई जाती है, तो उसके लिए छायादार स्थान भी अपने पास होना चाहिए। अगला अपने एक पॉइंट है, देखते हैं, खेत की तैयारी एवं पौध तैयार करना। समझेंगे, लिखेंगे अगले वीडियो में, खेत की तैयारी एवं पौध तैयार करना। यानी कि खेत की तैयारी अपने किस प्रकार से करेंगे और पौध तैयार किस प्रकार से करेंगे। देखिए, खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने को स्थान निश्चित होना चाहिए, तो स्थान का चुनाव करेंगे। और स्थान का चुनाव करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे वो अभी अपने सीखी है। उसके बाद में यदि अपने बात करते हैं कि स्थान का चुनाव कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे? सबसे पहला काम है अपनी पौधशाला को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए अपने उसको क्या करेंगे? चारों तरफ से बाड़ लगाएंगे या चार दीवारी करेंगे। चलिए इसके अंदर अपने लिखते हैं खेत की तैयारी। पौधशाला या खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहला अपने काम कौन सा करेंगे कि सबसे पहला काम पौधशाला की घेराबंदी करना। यानी कि चारों तरफ से उसको घेर देंगे कि कोई भी अपने पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके, यानी कि चोरी करके भी ना ले जा सके और आवारा पशु भी उसके अंदर ना आ सके, कोई असामाजिक तत्व भी उसके अंदर ना आ सके जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हो। उसके बाद में दूसरा अपने किस बात का ध्यान रखेंगे? अपने पौधशाला में काम आने वाले हम
उपकरण और यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे खुरपी, फावड़ा, ये सारे अपने पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। इनकी डिटेल अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पौधशाला में काम में आने वाले यंत्रों की व्यवस्था, यानी कि पौधशाला में काम आने वाले अपने पास यंत्र होने चाहिए। तीसरी बात आती है पौधशाला में स्थायी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पौधशाला में स्थायी सिंचाई की व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। अगला है अब कोई भी काम होता है अपनी योजना के अकॉर्डिंग ही होता है। पहले अपने योजना बनाते हैं, उस बाद में उसको काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने पहले लेसन स्टार्ट करते ही योजना बनाई थी कि इस लेसन में अपने नर्सरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में अपने नर्सरी में परिभाषा पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, खेत का चुनाव कैसे करेंगे, नर्सरी का चुनाव कैसे करेंगे और नर्सरी के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ये सारी अपनी योजनाएँ बनाई थी। तो कॉपी पेन पर पहले योजनाएँ बनानी पड़ती है कि क्या अपने को करना है। तो पौधशाला के लिए योजना अपने तैयार करेंगे। पौधशाला की योजना तैयार करना और अंतिम अपना पौधशाला या खेत की तैयारी। अब खेत को अपने क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये सारे काम पहले अपने पास होने चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए और पौधशाला की योजना तैयार होनी चाहिए कि मैं किस किस के पौधे लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, किस माली को रखूंगा, कितने मजदूर रखूंगा, ये सारी अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए। ये अपने अगले वीडियो में जिक्र करेंगे डिटेल्स में। तब तक बने रहिए अपने साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।